आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज हालांकि यूपी असेंबली इंतखाबात में चौथे मरहले के तहत पोलिंग हो रही थी, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र की सियासत से यह बड़ी खबर आई कि ईडी ने काबीनी वजीर नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है, पूरा फोकस महाराष्ट्र की तरफ हो गया। सरकार और शरद पवार की अहम मीटिंगों का एक तरह से दौर शुरू हो गया। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि कोर्ट में लगातार इस पर अब सुनवाई हो रही है। हालांकि यह सुनवाई मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन जैसे ही यह खबर महाराष्ट्र से आई कि नवाब मलिक गिरफ्तार हुए हैं, ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, सियासी गलियारों में एक भूचाल सा आ गया। शिवसेना और एनसीपी ने इस गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर की है और दूसरी सियासी पार्टियों का मिला जुला रद्द अमल इस पर आया है। अपोजिशन का कहना है कि बीजेपी बदले की सियासत करती है और जिस तरह से पिछले दिनों नवाब मलिक ने कई राज अफशा किए थे और एक सिलसिला उन्होंने चलाया था बयानबाजी का, उसी का खमियाजा अब नवाब मलिक को भुगतना पड़ रहा है। ईडी ने नवाब मलिक को बाकायदा हिरासत में ले लिया, उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां पर अब उन्हें रिमांड में लेने की कार्रवाई हो रही है। और सीधे अपने हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी रिपोर्टर मुंबई से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। इसके अलावा दो खास मेहमान और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अली दारूवाला जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन है और डॉक्टर पवन पांडे नेशनल स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के। पवन पांडे जी और अली दारूवाला जी दोनों का इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले सर्वेश तिवारी जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सर्वेश, अब तक अपडेट क्या कुछ है? कहा जा रहा था कि सेशन कोर्ट में समाअत हो रही, सुनवाई हो रही, क्या कुछ इशारा मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अब तक? देखिए, नवाब मलिक जो महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री हैं, साथ ही एनसीपी के कदावर नेता भी हैं, उनके अरेस्ट के बाद जिस तरह से उनका मेडिकल कराया गया, बाद में सेशन कोर्ट जो पीएमएलए विशेष कोर्ट है वहाँ पर ले जाया गया। दोनों पक्षों की दलीलें जो हैं, जैसे ईडी की तरफ से अनिल सिंह ने अपना पक्ष रखा और नवाब मलिक की तरफ से अमित देसाई ने अपना पक्ष रखा, दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अगर मुख्य रूप से नवाब मलिक पर अगर चार्जेस की बात करें तो दो मुख्य बातें हैं कि ये ज़मीन तकरीबन उस समय 2005 में 50 लाख के करीब खरीदी गई थी, और दूसरा जो एक गंभीर आरोप जो लगाया जा रहा है, जो ईडी के जरिए जो पता चल रहा है कि इसमें डी कनेक्शन का हाथ है और जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें उसकी गुंजाइश बताई जा रही है। हालांकि पुख्ता तौर पे ना तो ईडी की तरफ से बयान बताया गया, ना तो कुछ बातें कही गई है। और इन्हीं बातों को लेकर लगातार ईडी के जो वकील हैं, सॉलिसिटर हैं, वो सेशन कोर्ट में लगातार 14 दिन की रिमांड मांग रहे थे, लेकिन कोर्ट ने अभी तक इस बारे में फैसला नहीं दिया है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में जिस तरह से अरेस्ट की खबर आई नवाब मलिक के, शरद पवार हों, राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हों, लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से भी जो महाराष्ट्र के आला नेता है वो भी अपने आला कमान से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि आगे की पहल क्या होगी। लेकिन जो अभी बैठक संपन्न हुई है शरद पवार की और उनके अपने नेताओं की, उसमें एक अहम फैसला ये लिया गया है महाविकास आघाड़ी का कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, नवाब मलिक का जो इस्तीफा है वो कतई नहीं लिया जाएगा। तो ये अभी तक की ताजा अपडेट है। अब कोर्ट के फैसले का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। तो बिल्कुल एक राहत की खबर यह है कि रिजाइन नहीं कराया जाएगा नवाब मलिक से, लेकिन अब अदालत में जो समाअत हो रही है रिमांड को लेकर उस पर क्या कुछ फैसला होता है देखना बहुत अहम होगा। मैं डॉक्टर पवन पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। कुछ दिन पहले ही शरद पवार जी ने कहा था कि नवाब मलिक बहुत खुलकर बोलते हैं, इन्हें सरकार की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, और अब देखिए वही हो रहा है जो कुछ शरद पवार जी ने कुछ दिन पहले कहा था और आज नवाब मलिक जी की गिरफ्तारी हो जाती है। पवार साहब देश के बड़े नेता हैं और उन लोग का राजनीतिक अनुभव जो है वो बहुत बड़ा है। खुद नवाब मलिक साहब ने भी आपने देखा होगा कि करीब 8-10 दिन पहले ही ये बात कही थी कि ईडी बहुत जल्दी उनके पास आएगी या उनके पीछे लगाया जाएगा। आज हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन हम लोग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो इस बात को नहीं समझ रही है कि एजेंसियों का, स्वतंत्र एजेंसियों का, केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए अगर आप करेंगे तो इससे हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। लेकिन इन लोग को सिर्फ सत्ता पानी है, डराने का काम करना है और डराने के लिए हर हथकंडा अपना देना है।
आप देखिए कि सरकार, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री, आप ना उनको नोटिस करते हैं ना कुछ भेजते हैं, सीधा उनके घर में धावा बोलते हैं। क्या वो कोई क्रिमिनल थे? अगर एक सरकार के इतने बड़े मंत्री के साथ आपका अगर ऐसा व्यवहार है तो आम आदमी जो आपसे परेशान है वो कैसे बोलेगा? यानी उसको डराना चाहते हैं आप, यानी विपक्ष का मुंह बंद करना चाहते हैं। विपक्ष जनता की आवाज होती है और जनता का पक्ष रखता है विपक्ष, और आप उस पूरे विपक्ष को ही दबाने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप एक बड़ी चीज देखिए कि जब नवाब मलिक साहब ईडी के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे तो उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, बल्कि उन्होंने हाथ उठाकर बताया कि मैं डरने वाला नहीं हूं। और एनसीपी जो है वो इनसे डरेगी नहीं। मैंने इससे पहले भी कहा था, हमारे जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं सब एकजुट हैं और हम लोग जानते हैं कि ये जितना भी डराने का काम करेंगे हम लोग उभर के इनके बीच में आने का काम करेंगे। इनसे डरने वाले नहीं है हम लोग। अली दारूवाला जी, अपोजिशन बार बार यही इल्जाम लगाती है और आज जब नवाब मलिक जी की गिरफ्तारी हुई इस पर भी एनसीपी और अपोजिशन का कहना है कि सरकार सिर्फ डराने का काम कर रही है। सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो ईडी और सीबीआई के जरिए अपोजिशन को दबाने की कोशिश करती है। अली दारूवाला जी, ठीक है, मेरी आवाज शायद अली दारूवाला तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से सर्वेश आपके पास हम दोबारा से आएंगे। क्या कुछ अब आगे कार्रवाई होगी? अगर रिमांड दिया जाता है तो उसके बाद किस तरह की कार्रवाई होगी और आगे का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? सर्वेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए ठीक है, मैं पवन पांडे जी आपके पास ही आऊंगा, कुछ सिग्नल के का प्रॉब्लम है। पवन पांडे जी, जो टाइमिंग है गिरफ्तारी की उससे आप देखिए कि यूपी में चुनाव हो रहे हैं और उस वक्त ये गिरफ्तारी होती है, तो क्या इस टाइमिंग पर भी सवाल उठेंगे जिस वक्त ये गिरफ्तारी हुई है? नहीं, देखिए सीधी बात, आप इस चीज को समझिए कि आखिर इन लोगों को समस्या किस बात की है। आप बताइए, इनसे हम लोग पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार की 7 साल बीत गए, आपने कोई उपलब्धि तो आज तक की नहीं। आपका केवल क्या हो रहा है? अपने राजनीतिक विरोधियों का इस्तेमाल एनआईए के द्वारा करते हैं, आप ईडी के द्वारा करते हैं, आप तरह तरह की लांछन लगाते हैं, आप सरकार गिराने की कोशिश करते हैं, लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जो आपके पार्टी में शामिल हो जाए विपक्ष का नेता वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं शामिल हो, डट के मुकाबला करेगा, आपके झूठ को जनता के बीच में ले जाने का काम करेगा, आप उसके ऊपर जांच लगा देंगे, आप उसको रोकने का प्रयास करेंगे। आज चलिए ठीक है, इन सवालों के जवाब दारूवाला जी से हम ले लेते हैं। अली दारूवाला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन पांडे जी, अली दारूवाला जी, मेरी सर आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल। बार बार अपोजिशन यही कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपोजिशन को दबाने की कोशिश करता है और उसमें ईडी और सीबीआई जैसी जो एजेंसियां हैं उनके जरिए दबाने की कोशिश की जाती है और एक बार फिर से अपोजिशन को दबाने की कोशिश की जा रही है। सर जी, ये जो इनका जो अभी झूठ एक एक करके पकड़ा जा रहा है, दिवाली के वक्त हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी में सबमिट किए थे। ये लोग क्या 4 महीने सोए थे? अगर इन्हें मालूम था क्या ये एक्शन इनके ऊपर होने वाली है तो इन्होंने कोर्ट के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाए? वहां से उन्हें रेड्रेसल और रिलीफ क्यों नहीं मांगा? इनको वहां पर रिजेक्ट हुआ है और वहां पर ये साबित हुआ है इनकी जो शेल कंपनी है उसके माध्यम से पैसा डाइवर्ट करके जो देशद्रोही संगठन है 1993 में जो इनका मित्र पक्ष ने जो हमारे साथ देशद्रोही से लड़ा था, वो बॉम्ब ब्लास्ट अक्यूज मिस्टर सलीम पटेल, मिस्टर इसाक, इनके साथ इन्होंने व्यवहार किया है। 2005 में ये लोग अरेस्ट हुए, 2007 का ये रजिस्ट्रेशन है। इसके बारे में पांडे जी आप प्लीज जनता को बताइए ना। आप देशद्रोही के साथ डीलिंग कर रहे हो और बोले हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। अरे अगर अत्याचार हो रहा है, आप क्या सोए हैं? क्या जनता ने आपको इस काम से भेजा है? वहां पर लोगों के पैसे खाकर, आप हमारे पैसे खाकर, जनता का टैक्स इवेज करके 3 करोड़ में आप वो जगह लेते हो। आज मुझे बताइए 3 करोड़ में इतनी बड़ी जमीन बॉम्बे में मिलती है क्या? क्या ये आई वॉश है? किसी को कुछ समझता ही नहीं क्या चला है। आप बोलते हैं हम ईडी का यूज कर रहे, सीबीआई का यूज कर रहे, इनकम टैक्स का यूज कर रहे। अरे भैया, जिसने अक्यूज किया एनफोर्समेंट डायरेक्टर, ये कार्रवाई तो पहले भी हो सकती थी अली दारूवाला जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कार्रवाई तो पहले भी की जा सकती थी, इतना लेट ये कार्रवाई क्यों हुई?
गवर्नमेंट ने यह कदम या ईडी ने यह कदम इतना देरी से क्यों उठाया? एग्जैक्टली सर, इसके अंदर जो उनकी जो मैं पांडे जी आ रहा हूं। इसके अंदर एविडेंस, इनकी एविडेंस मिले सिवा ये इन्फोर्समेंट, ये काफी रेप्यूटेड एजेंसी है। इतने बड़े एजेंसी का नाम इतने आसानी से ये लोग ले लेते, ईडी, सीबीआई, जैसा कि कोई यहाँ पे नहीं कि सादी पुलिस स्टेशन के अंदर कोई बैठा है। सर दे आर रेप्यूटेड आईएएस ऑफिसर्स, आईआरएस एंड आईपीएस वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट सर। आप इनको इतना लाइटली नहीं ले सकते। जब आपके पास सरकार है तो आपने ऐसा कोई एविडेंस इकट्ठा क्यों नहीं किया? आप यहाँ पर बैकफुट पे पकड़े गए। इनका तीसरा मंत्री सर जेल में गया। पवन पांडे जी प्लीज ये बताइए, जब देशद्रोही के साथ आपका संबंध एस्टैब्लिश हुआ उसके बाद हमने अरेस्ट किया है, और अभी आप रेजिग्नेशन महाविकास आघाड़ी ये गवर्नमेंट कब डिसमेंटल करेंगे? ठीक है, पवन पांडे जी जवाब दे रहे हैं। अली दारूवाला जी। जी पवन पांडे जी। सर सबसे पहले अली दारूवाला साहब, आप एक बात बताने की कोशिश करिए, ये ज्ञान कब आता है आप लोग को? जब चुनाव आती है, जब जहां पे आप लोग हारने लगते हैं वहां आप लोग को ये ज्ञान आता है कि नहीं अब हमको इनको पकड़ना चाहिए। दूसरी बात जब चुनाव का रिजल्ट आता है सर, इनको मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं और इनसे एक सवाल करता हूं। जब बंगाल में चुनाव हुई तो फिर चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी की सरकार के 4 मंत्रियों पर इन लोगों ने क्यों ये किया, छापा मारा? सर देखिए, इन लोग को अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है, अपना गुस्सा निकालना है, अपनी ताकत दिखानी है, लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि जनता ने इनको ताकत दी है। जनता सब देख रही है, सब समझती है। आप इतनी बड़ी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और आप हमको कह रहे हैं कि नहीं आपको इतनी बड़ी एजेंसियों के बारे में समझना चाहिए। हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग सब समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं कि हम लोग सब समझ रहे हैं। इसलिए बात बनानी और बात है, लेकिन आप याद रखिए सत्ता दुरुपयोग के लिए नहीं होती है। सत्ता एक मौका है आपके पास कि आप जनता के लिए कुछ करें, लेकिन आप लोग इस मौके को खो रहे हैं सिर्फ अपने विरोधियों को दबाने का जो आप लोग काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आने वाले दिन में जब आपकी गिनती होगी तो आपकी गिनती आएगी कि आपको सत्ता जनता ने दी थी, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ दारूवाला जी आप जवाब दे सकते हैं, किया आप जवाब दे सकते हैं। दारूवाला जी बोल सकते हैं बीच में। जी बिल्कुल जनाब इन्होंने जो कहा इलेक्शन के मौके, ये अभी नया नैरेटिव फॉर्म किया है। इलेक्शन तो ये 12 महीने देश में चलते रहते, तो क्या ईडी सीबीआई ने अपना काम करना बंद करना चाहिए? सर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुशांत सिंह राजपूत केस में जो दिशा सालियान का जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसका भी अभी फाइल ओपन हो रही है। जब कौन सी इलेक्शन थी सर, सचिन वाजे जो 100 करोड़ के जो वसूली कांड यहाँ पे चला रहे थे, जब यही व्यक्ति इनकी पार्टी आवाज चिल्ला चिल्ला के अनिल देशमुख निर्दोष है, अनिल देशमुख बिन लादेन नहीं है, सचिन वाजे ये ओसामा बिन लादेन नहीं है, अब तो ये लोग उसका नाम भी नहीं लेते, भूल गए। दूसरी बात, अनिल अंबानी जी के घर के बाहर एक्सप्लोजिव रखने वाले ये भी फोटो क्या हमारे रिश्तेदार के थे? वो फोटो किसके थे? ये इन्वेस्टिगेशन के जरिए से ही मालूम पड़ा ना। आप बोलो इन्वेस्टिगेशन करो ही नहीं। मर्डर जो हुआ हिंसक मरून का, मिस्टर मनसुख हिरेन का, वो भी इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ही मालूम पड़ा ना सर। सर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो सब उजागर होएगा, और अगर आपने कुछ किया नहीं तो आप प्लीज घबराओ नहीं, ईडी आओ, सीबी आओ, या आपके तो अली दारूवाला जी अपोजिशन यही तो सवाल उठाता है कि इन्वेस्टिगेशन की आप जो बात करते हो तो लखीमपुर के मामले में क्यों नहीं होती है, वो उन्नाव के मामले में क्यों इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती है, तहकीकात क्यों नहीं होती है? वहां पर भी आपके एक मंत्री का जो बेटा है वो कसूरवार था, फिर वहां पर इतनी तेजी क्यों नहीं दिखाई गई? सर ये कोर्ट डायरेक्टिव्स के माध्यम से ये काम होता है। ये काम कोर्ट ने आदेश देने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्शन में आया है सर। यहाँ पे एक न्यायपालिका है और ये बिल्कुल ये न्यायपालिका ना इधर ना उधर झुकती है, उनके आदेश के ऊपर ये काम चलता है, और जो भी इंक्वायरी बैठेंगी उसके सामने हम जाएंगे और दोषी कसूरवार को बेशक शिक्षा होगी और होनी भी चाहिए। मुझे एक सवाल का जवाब देंगे आप सर? एसआईटी जो गुजरात में, चलिए ठीक है, मैं पवन पांडे जी आऊंगा। मैं इस वक्त सर्वेश तिवारी मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर्वेश, क्योंकि शरद पवार की भी अहम मीटिंग होने वाली थी और उद्धव ठाकरे ने भी अहम मीटिंग बुलाई थी, क्या इन मीटिंग के बारे में कोई अपडेट अभी तक मिली है? किन किन बातों पर चर्चा इन मीटिंग में हुई? देखिए, ये चर्चा आज फिलहाल जो अर्जेंट बैठक बुलाई गई थी, ये बैठक तो नवाब मलिक के अरेस्ट के बाद ही बुलाई गई, लेकिन
पूरी जो तस्वीर है, चाहे एनसीपी की पार्टी की बात हो, चाहे शिवसेना की बात हो, चाहे कांग्रेस हो, पिछले 8-9 महीने से जब से एक बड़े अभिनेता के बेटा का मामला आया था और उसके बाद से जिस तरह से नवाब मलिक ने एक के बाद एक नए खुलासे किए थे, उसको लेकर तब से लेकर आज तक जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए, जिन जिन खबरियों का नाम लिया गया, समीर वानखेड़े के नाम से जोड़ा गया, किस तरह की पैसों की डिमांड की गई थी, सारे जाली दस्तावेजों की बात की गई, उसके बाद कुछ देवेंद्र फडणवीस पर भी आरोप लगाए गए, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जिस मामले पर गिरफ्तारी हुई नवाब मलिक की, इस पूरे मामले की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी देवेंद्र फडणवीस ने खुद, और कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए थे। हालांकि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नवाब मलिक ने सफाई देते हुए उस जमीन को लेकर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबके मीडिया के सामने जाहिर किए थे, और लीगल रूप से ये ज़मीन खरीदी गई थी, मालिकाना हक किसका है उसमें उनका नाम भी बताया गया था। डी गैंग की बात जो बीजेपी की तरफ से की गई थी, उस बात से उन्होंने उस दौरान इनकार किया था। लेकिन अब साल 2005 में खरीदी गई कुर्ला की ज़मीन 16 साल बाद अचानक से कैसे इस मामले में एक इन्वेस्टिगेशन जांच बैठ जाती है, कैसे नए नए गवाह पैदा होते हैं, उसको लेकर एक सवाल अगर नवाब मलिक के जो पक्ष वकील हैं वो जरूर खड़ा कर सकते हैं, कोर्ट में पूछ सकते हैं कि आखिरकार ये सवाल पहले क्यों नहीं खड़ा किया गया, तब कहाँ थी एजेंसी, ये सवाल जरूर उठ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी देखना होगा कि कोर्ट दोनों पक्ष की जो बहसबाजी हुई है उसके बाद क्या फैसला लेती है, और जो एक तलवार लटकी हुई है नवाब मलिक पे अरेस्ट के बाद, उन्हें कस्टडी दी जाएगी या फिर वो जमानत मिल सकती है, या आगे क्या कुछ होगा, सरकार पे मुसीबत आ सकती है कि नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब का अभी फिलहाल इंतजार करना होगा। अभी भी उसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। चलिए ठीक है, मैं पवन पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। पवन पांडे जी, जिस तरह से ईडी महाराष्ट्र पहुंचती है और वहां से गिरफ्तारी नवाब मलिक की होती है, ये उद्धव सरकार के लिए भी बड़ा चैलेंज है। देखिए, चैलेंज क्यों है इसमें? इन लोगों का काम ही है कि जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है उसको कैसे भी गिरा देना है, उसको कैसे भी बदनाम करना है। इससे पहले देखिए इन्होंने अनिल देशमुख जी के खिलाफ ये काम किया था, उससे पहले शरद पवार साहब के बारे में भी इन लोगों ने कर दिया था। ये किसी को नहीं बख्श रहे हैं, ये सोचते हैं कि इनको देखने वाला कोई नहीं है, इनके पास जो इनका विरोध कर पाएगा। अभी देखिए, एक देश में जो एक इनके खिलाफ एक जनता का माहौल बन रहा है, विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो रही हैं। अभी आपने हाल में देखा होगा कि तेलंगाना के सीएम आए थे, एक बड़ी घटनाक्रम राजनीतिक रूप ले रही थी, इन लोग घबरा गए उससे। ये लोग इतना घबरा गए कि जो इसके मुख्य व्यक्ति हैं, एक तरह से देखा जाए इसमें सारा चीज ये कर रहे हैं, उन्होंने जो इनके पूर्व सीएम पे टारगेट किया, बहुत सारी बातें कही, अब ये लोग बौखला गए। बौखलाहट में अब उनको बदनाम करना है। अच्छा, इनसे पूछिए कि आखिर जो 2005 का मामला है उसमें गवाह अभी नए नए आ गए। 2005 का मामला 16-17 साल के बाद अचानक कैसे खड़ा हो गया? इनसे पूछिए कि आखिर क्या ईडी इस प्रकार काम करती है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर को कोई आप नोटिस नहीं देंगे, अर्लियर कोई नोटिस नहीं देंगे, डायरेक्ट उनके घर में छापा मारेंगे? वो कौन व्यक्ति है? वो कैबिनेट का मिनिस्टर है। आप ऐसे करेंगे किसी के साथ? आखिर ये इसको हम लोग क्या समझे लोकतंत्र में? इसी पे सवाल खड़ा हो रहा है और कोई बात नहीं है। ठीक है, दारूवाला जी जवाब दे रहे हैं। दारूवाला जी बहुत से सवाल उठा रही है, एनसीपी बहुत से सवाल उठा रही है जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है। आप नवाब मलिक के घर में किस तरह से ईडी पहुंचती है और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, इस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सर, नेशनल टेलीविजन पे आना और झूठ बात करना ये इनकी स्पेशलिटी है। सर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको नोटिस जारी की थी। देखिए, झूठ आप बोल रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को नवाब मलिक जी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। 1, 2 और 3 नोटिस देने के बाद उनके ऊपर, घर के ऊपर ये कार्रवाई की गई। अब प्लीज नेशनल टेलीविजन के ऊपर झूठ मत बोलो सर। इन्होंने ऑलरेडी नवाब मलिक साहब ने कहा था कि मेरे पास ऑलरेडी नोटिस आ चुकी है। ये नेशनल टेलीविजन पे आपके नवाब मलिक सी, यानी आपको कुछ मालूम ही नहीं आपके पार्टी के लीडर क्या कह रहे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इनके जो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, एक लेडी के सुसाइड केस में हमारे लीडर 15 दिन पहले बता चुके हैं सर। 3 मिनिस्टर जेल जा चुके हैं। अभी मेरे को लगता है ये इनके सारे लोग जो अली दारूवाला जी, शरद पवार ने कई दिन पहले कहा था कि नवाब मलिक बहुत खुलकर बोलते हैं, सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करेगी, तो वही हुआ। शरद पवार जी की बात सही हो गई। शायद वो माननीय पवार जी भविष्यवाणी जानते हैं या क्या इनके सारे काले कारनामे जानते हैं, वो तो ये पवन पांडे जी बताएंगे। वो पवार जी को इतना इंट्यूशन और इतना दूरदृष्टि कहां से? मैं बता रहा हूं
बताओ, सर मैं बताओ, बता सर, आपको कैसा मालूम अभी पड़ता अभी है? दाढ़ीवाला साहब आपको भी पहले से मालूम है, और आपके पार्टी के बहुत सारे नेताओं को पहले मालूम रहता है कि ईडी कहां जाने वाली है, कौन कहां, ये सवाल खड़ा हो रहा है। यानी कि भविष्यवाणी की बात अब आप लोग बता पवन रहे हो कि पांडे आपको जी, पता ये है। सारे पेपर्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिवाली में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने सबमिट किया है सर। ये नेशनल टेलीविजन के माध्यम से इसे जाहिर करके इसे सबमिट किया है सर। चलिए ठीक है। मैं लास्ट क्वेश्चन सर्वेश, कोर्ट पे कब तक हियरिंग होती रहेगी, क्योंकि बताया जा रहा था, जो अपडेट आ रहा था कि वहां पर सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला आना है, कितनी देर में फैसला आ सकता है? हेलो जी जी सवाल सर्वेश, मेरी सवाल आवाज आ रही पूछेंगे है? जरा? जी जी सर्वेश, मेरा सवाल यह था कि हियरिंग कंप्लीट हो गई है, अब रिमांड की जो बात चल रही थी, कितनी देर में फैसला कोर्ट का आ सकता है? देखिए, अब दोनों दलील पक्षों की तो जी। जो भी बहसबाजी थी, जो भी बातें कहनी थी, चाहे नवाब मलिक के एडवोकेट की हो, चाहे ईडी के एडवोकेट की हो, और पूरी हो चुकी हैं। अब मामला एक महाराष्ट्र के मंत्री का है, अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, उन्हें घर से बिना किसी संबंध के, बिना किसी नोटिस से लाया गया है। ये सारी बातें भी नवाब मलिक के एडवोकेट की तरफ से रखी गई हैं। तो मामला काफ़ी गंभीर है, आरोप भी गंभीर लगे हैं। तो जो भी जज फैसला देंगे अब उसका इंतज़ार करना होगा। अब वो आधे घंटे में फैसला देते हैं या 1 घंटे में देते हैं, अभी इस बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो भी फैसला होगा उसका इंतज़ार करना होगा। और उस फैसले के बाद काफ़ी सारी जो तस्वीरें हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, या नवाब मलिक की कस्टडी अगर कहीं ईडी को मिल जाती है तो उसके बाद भी काफ़ी कुछ तस्वीरें बदल सकती हैं। अभी इंतज़ार करना ठीक रहेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि गेंद अभी कोर्ट के पाले में है, और क्या कुछ फैसला कोर्ट से आता है देखना बहुत अहम होगा। इसके अलावा इस गिरफ्तारी पर शिवसेना और एनसीपी ने नाराजगी जाहिर की है। ये नाराजगी अब आने वाले दिनों में कहां तक बढ़ती है, यह भी देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इस गिरफ्तारी से महाराष्ट्र भर में एक भूचाल से जरूर आ गया है, और यह भूचाल कब थमेगा, यह नाराजगी कैसे थमेगी, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश तिवारी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अली दारूवाला जी और डॉक्टर पवन पांडे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।